अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। सिद्धारंगनी ने सांपों की पटारी को खोला तो 12 के 12 सांप पुकारने लगे। शायद उन्हें कुछ फासले पर पोस्ट के 15-16 फौजियों के खून की बू आ रही थी। सिद्धा बोली, मेरे सांपों ने फौजियों की बू पाली है, अब ये उन्हें डसने को बेताब है। उसने सांप की पटारी हाथों में उठा लिया, उसका रुख फौजी पोस्ट की तरफ किया और उन्हें अंधेरे में घास पर उलट दिया। सांप घास में गायब हो गया। सिद्धा ने कहा, अब ये सांप इंसानों की बू पर उन फौजियों के पास पहुंच जाएंगे जो पोस्ट पर मौजूद हैं। हो सकता है उनमें से कुछ मारे भी जाएं, लेकिन ये किसी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैंने कदरे परेशान होकर कहा, फिर तो ये नौरीन को भी डस लेंगे। सिद्धा बोली, नौरीन के कमरे का दरवाज़ा रात को बंद होगा, ये बहर वाले फौजियों को ही डस सकेंगे, बंद कमरे में दाखिल नहीं होंगे। सिद्धा के पास उसकी 303 की राइफल मौजूद थी। नौरीन को डसने के इस्तेमाल का ख्याल उसे भी नहीं आया था। जवाब तो उसके पास मौजूद था, मगर वो परेशान सी हो गई। बोली, भगवान न करे कि तुम्हारी नौरीन के क्वार्टर का दरवाज़ा खुला हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, तुम इस जगह घास में छुपे रहना, मैं अभी आती हूँ। इससे पहले कि मैं सिद्धारंगनी को रोकूं, वो एक चीते की तरह छलांग लगाकर मेरी नज़रों से गायब हो चुकी थी। मैं अंधेरी रात में कुछ फासले पर लगे उस बल्ब को तक रहा था जो नौरीन के क्वार्टर की दीवार के अकब में जल रहा था। सिद्धारंगनी उस तरफ गई थी। मुझे मालूम था कि चूंकि गर्मियों का मौसम है, इसलिए जिन फौजियों की ड्यूटी नहीं होगी वो और सूबेदार मेजर बैरक के बैर ही कैंप काटों पर सो रहे होंगे। खुदा न करे कि नौरीन के क्वार्टर के दरवाजे में सलाखें लगी हों, फिर तो ये आदमखोर सांप सलाखों में से अंदर चले जाएंगे। मैं दिल ही दिल में नूरीन की ज़िंदगी के लिए खुदा से दुआएं मांगने लगा। मैं हिम्मत अनगोश था। एक मर गया आलूद सन्नाटा चारों तरफ तारी था। किसी वक्त और जंगल की जानिब से किसी अजीब से जानवर के बोलने की आवाज़ आ जाती थी। खुदा जाने थोड़ी देर बाद फौजी चौकी की तरफ क्या होने वाला था। सांप सोए हुए फौजियों को डस कर पहरे पर खड़े संतरियों की तरफ बढ़े और उन्होंने रोशनियों में सांपों को देख लिया तो वो गोली चला देंगे। कहीं सिद्धारंगनी ने जवाबी फायर किया तो वहां शोर मच जाएगा और नौरीन की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। कोई वाज़ेह तस्वीर मेरे सामने नहीं आ रही थी। बहरहाल कुछ न कुछ होने वाला था। मुझे अपने दिल के धड़कने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। सांपों और सिद्धारंगनी को गए 10-12 मिनट गुजर चुके थे। फिर अचानक चौकी की तरफ से एक चीख की आवाज़ बुलंद हुई। इसके साथ ही फायर का धमाका हुआ। उसके जवाब में 3 फायर हुए और फिर सन्नाटा तारी हो गया। यह सन्नाटा गोलियों के धमाकों से ज़्यादा दहशतनाक था। न जाने वहाँ क्या हो चुका था। मैं उधर जा भी नहीं सकता था। अगर कोई फौजी वहाँ मुझे देख लेता है तो मैं वापसी कैप्टन सिंह के पास नहीं जा सकता। मैं अपनी जगह दबका बैठा रहा। सांपों की खाली पटारी मेरे पास ही पड़ी थी। पोस्ट की जानिब से मशीन गन चलने की आवाज़ नहीं आई थी और दोबारा राइफल का फायर भी नहीं हुआ था, जिसका मतलब था कि सांपों ने अपना काम कर दिया था। मेरा दिल इस खौफ से लरज रहा था कि कहीं सांपों ने नौरीन को भी न डस लिया हो। पुकारों की आवाज़ आई। मैं पीछे हट गया। सितारों की फीकी रोशनी में मुझे कुछ सांप तेजी से घास पर रेंगते नजर आया। वो पटारी में घुस गया। सांप अपना मिशन पूरा करके वापस आ रहे थे। मेरी आंखें नौरीन के क्वार्टर की तरफ लगी थीं। अकबी दीवार वाला बल्ब उसी तरह रोशन था। वहाँ एक मनीब सन्नाटा छाया था। फिर मुझे 2 इंसानी साए भागते हुए अपनी तरफ आते नजर आया। मेरा दिल धड़क उठा। मैं आंखें फाड़े देख रहा था। साए करीब आए तो मैंने सिद्धा को पहचान लिया। उसके साथ ही एक दुबली पतली लड़की थी जो झुकी झुकी भाग रही थी। मेरी जान में जान आई। यह यकीनन नौरीन ही थी। सिद्धा मेरे पास आकर बैठ गया। रघु, ये लो तुम्हारी अमानत मेरे स्वामी। दूसरी लड़की भी घास पर बैठ गई। मैंने उसे उर्दू में सवाल किया, तुम नौरीन हो? हाँ, लड़की ने घबराई हुई आवाज़ में कहा। सिद्धा ने मुंह से एक बारीक आवाज़ निकाली। फिर बोली, 2 सांप मर गए हैं। नौरीन का रंग जर्दी मैल था। चेहरे के नक्श अंधेरे में धुंधले दिखाई दे रहे थे। उसने साड़ी जिस्म के गिर्द लपेट रखी थी। सर के बाल शानों पर रबन से बंधे थे। वो अभी तक परेशान सी लग रही थी। तुम लोग कौन हो? उसने पूछा। मैंने उर्दू में कहा, तुम्हारे दोस्त हैं, फिक्र न करो। मेरे डैडी कहाँ हैं? उसने खुश्क आवाज़ में पूछा। वो भी आ जाएंगे। मैंने उसे तसल्ली दी।
सिद्धा बोली, अब बाकी सांप नहीं आएंगे। चलो रघु, यहाँ से निकल चलना चाहिए। कोई फौजी वहाँ जिंदा नहीं है। सिद्धा ने सांपों की पटारी उठाई और आगे आगे चल दिया। नौरीन को मैंने एक बार फिर हौसला दिया और अपने साथ लेकर चलने लगा। वो अभी तक घबराई हुई थी। दुश्मनों की कैद से निकल आने पर उस पर खौफ और खुशी के मिले जुले जज्बात का असर था। मैंने उसकी ठंडी कलाई पकड़ रखी थी और उसे लिए जंगल के किनारे की तरफ तेज तेज चल रहा था। हम कहाँ जा रहे हैं? उसने नहीफ लहजे में पूछा। नौरीन, हम तुम्हारे दोस्त हैं, घबराओ नहीं। जंगल में दाखिल होते ही भगवा डाकू और दूसरे डाकू ने हमारा खैर मकदम किया। सिद्धा ने भगवा से कहा, भगवा, घोड़ों पर सवार हो जाओ, हम वापस अपने ठिकाने पर जाएंगे। एक घोड़ी इस लड़की के लिए लाओ, जल्दी करो। थोड़ी देर बाद मैं, नौरीन, सिद्धा, रंगनी और उसके गिरोह के डाकू घोड़ों पर सवार गिर के घने जंगल में से गुजर रहे थे। हम सब खामोश थे, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, सिर्फ घोड़ों के टापों की आवाज़ बुलंद हो रही थी। जंगल से निकले तो रात के अंधेरे में ऊंची नीची टेकरियों वाला मैदान सामने फैला हुआ था। यह मैदान भी अबूर कर गया। अब सामने तराई के जंगलों का घना सिलसिला शुरू हो रहा था। जब हम लोग तराई के जंगल वाली कमीन गाह में पहुंचे तो रात का पिछला पहर हो चुका था। डाकू घोड़ों को लेकर दरख्तों में चले गया। मैं और सिद्धा, रंगनी, नौरीन को लेकर गार में आ गया। सिद्धा ने भगवान से कहा कि लड़की के लिए बकरी का दूध गर्म करके लाओ। गर्म दूध पीने के बाद नौरीन ने गार में चारों तरफ देखकर कहा, तुम लोग मुझे कहाँ ले आए हो? सीधा, रंगनी ने मोमबत्ती रोशन कर दिया। उसकी कलाई से लिपटा हुआ सांप देखकर नौरीन सहम कर पीछे हट गया। यह सांप मुझे डस न ले। सीधा, रंगनी ने कह लगाया और हिंदी में कहा, तुम हमारी मेहमान हो, तुम्हें यह सांप कुछ नहीं कहेंगे। फिर मेरी तरफ मुतवज्जे होकर तमिल जबान में कहने लगे, रघु मेरे स्वामी, अगर तुमने इस लड़की से शादी किया तो मैं आग जलाकर उसमें कूद जाऊंगी। इस अचानक बात पर मैं संभल कर बोला, सीधा, तुम कैसी बातें कर रही हो? यह मेरी बहन है। मोमबत्ती की रोशनी में सीधा, रंगनी के चेहरे पर इत्मीनान की झलक साफ देखी जा सकती थी। उसने अपना बाजू मेरे कंधे पर रखकर कहा, रघु, तुम मेरे पति देव हो, मैं तुम्हारी सीती सावित्री हूँ। तुमने मेरे दिल से बहुत बड़े शक को दूर कर दिया है। अब ये बताओ कि तुम रखेलपुर जाकर मेरे पास कब आओगे और इस लड़की को हमें कहाँ पहुँचाना होगा? मैंने सीधा से कहा, सबसे पहले तो मुझे इस लड़की को ये बताना है कि हम कौन हैं और इसे यहाँ क्यों लाए हैं और इसे यहाँ से कहाँ ले जाएंगे। सीधा, रंगनी ने अपनी राइफल को परे खिसकाया और बोली, हाँ मेरी जान बता दो इसे, हाँ मेरी जान बता दो इसे। अब मैंने उर्दू ज़बान में नौरीन को बताया कि मैं कौन हूँ और किस मिशन पर वहाँ आया हूँ। सीधा, रंगनी का भी मैंने मुख्तसर तारुफ करवाया। नौरीन, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारे फरार के बाद वहाँ जो हालात पैदा होंगे उन्हें हम संभाल लेंगे। मैं सुबह सुबह रखेलपुर जाऊँगा जहाँ तुम्हारे डैडी को हिरासत में रखा हुआ है। मैं अब उन्हें निकालने की कोशिश करूँगा। तुम उस वक्त तक सीधा के पास रहोगी। सीधा बड़ी ग्रेट औरत है, यह तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखेगी। घबराना बिल्कुल नहीं। जब तुम्हारे डैडी भी तुमसे आन मिलेंगे तो फिर मैं तुम्हें इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करवा कर पाकिस्तान पहुंचा दूंगा। नौरीन का खौफ काफ़ी हद तक दूर हो गया था। उसने मुझे बताया कि उनके साथ इंडियन इंटेलिजेंस वालों ने बहुत तशद्दुद किया है, लेकिन जिस फार्मूले की जजियात वो हमसे मालूम करना चाहते थे मैंने और डैडी ने उन्हें अभी तक नहीं बताया। हमने उन्हें कहा कि इस फार्मूले के बारे में हमें कुछ मालूम नहीं है। वो अपने एटमी प्रोसेसिंग के फार्मूलों के बारे में हमसे ज़रूर मदद लेते रहे थे। अब वो हमें मज़ीद तशद्दुद और पूछ-गछ के लिए राजस्थान के किसी खतरनाक किले में भेजने वाले थे। मैं नौरीन की बातें बड़े गौर से सुन रहा था। इतने में मुझे खराटों की हल्की हल्की आवाज़ आई। मैंने देखा कि सीधा, रंगनी दीवार से टेक लगाई सो गई थी। उसका सांप बेटा उसकी कलाई से उतरकर दीवार की तरफ बढ़ रहा था। ये औरत कोई डाकू है या सपेरन? इसके सांपों ने वो काम दिखाया जो फौज की पूरी कंपनी नहीं कर सकती थी। एक सांप मेरे क्वार्टर की तरफ भी आ रहा था कि ये औरत किसी तरफ से निकले और उसने उस पर फायर करके उसे मार डाला। फिर ऊपर से फौजियों ने गोलियां चलाई, मगर इन सांपों ने डस कर उनका काम भी तमाम कर दिया। मैंने कहा, यह सीधा, रंगनी है, मेरी बहुत पुरानी दोस्त है। कभी पाकिस्तान में मुलाकात हुई तो तुम्हें अपनी पूरी दास्तान सुनाऊंगा। यह दास्तान तलिस्म होशरुबा से कम नहीं है नौरीन। नौरीन फिक्रमंद होकर बोली,
मुझे अब डैडी की तरफ से परेशानी है। मेरे फरार के बाद उन पर बड़ी सख्ती की जाएगी। मैंने कहा, उन पर सख्ती करके भारतीय इंटेलिजेंस को कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, तुम्हारी तलाश में वो ज़मीन आसमान ज़रूर एक कर देंगे। बहरहाल अब तुम आराम करो। सुबह मैं तुम्हारे जागने से पहले पहले यहाँ से निकल जाऊँगा। सीधा तुम्हें बड़ी हिफाजत से रखेगी। मैं बहुत जल्द तुमसे आन मिलूँगा। तुम्हारे डैडी को मैं ये पैगाम ज़रूर पहुँचाने की कोशिश करूँगा कि तुम खैरियत से हो। और हाँ, सिद्धा रंगनी बड़ी अच्छी औरत है। ये देखने में वैसी लगती है, दिल की बड़ी अच्छी है। मैं सिद्धा रंगनी से पहले ही उठ बैठा। मैं दरख्तों में एक जगह सोया था। सिद्धा और नौरीन कार में सोई थी। सिद्धा रंगनी ने उड़ते ही डाकुओं को कूच का हुक्म दिया। डाकू चलने की तैयारी में मसरूफ हो गया। मैं भी चलने को तैयार था। सिद्धा रंगनी मेरे पास आई। वो मुझे बड़ी अदा से बाजू से पकड़कर एक तरफ ले गई और तमिल जबान में बोली, रघु अब मुझसे अलग न होना, जल्दी मेरे पास आ जाना। मैं आंखें बिछाए तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। मेरा प्रोग्राम यह है कि मैं अपने गिरोह को लेकर गिर के जंगल से बहुत दूर निकल जाऊंगी, क्योंकि पहले तो पुलिस मेरे पीछे थी, अब फौज भी मेरा ताकुब करेगी। अगर उन्हें शक पड़ गया तो बहरहाल तुम्हें अपना ठिकाना बता देती हूँ। गिर के जंगल के जुनूब में दरियाए घरंग बहता है। उस दरिया के पार 7 कोस के फासले पर अमरेली का चूका ढाबे शुरू होता है। यह 3 कोस लंबा वीरान इलाका है। आगे नरोला की चट्टानों की वादी है। उस वादी में दिन के वक्त भी डर के मारे कोई नहीं जाता, क्योंकि ये वादी जहरीले सांपों से अटी पड़ी है। उस वादी में पीछम की जानिब एक पहाड़ी है, जिस पर बड़ी बड़ी चट्टानें सर उठाए खड़ी हैं। मेरा ठिकाना उस पहाड़ी के दामन में होगा। तुम जब उस पहाड़ी के दामन में पहुंचोगे तो मेरे आदमी खुद ब खुद तुम्हें मिल जाएंगे। और हाँ, सांपों की वादी से मत घबराना, तुम्हें उस इलाके में कोई सांप नहीं काटेगा। मैंने सिद्धा रंगनी को उसका दिया हुआ मन का दिखाया तो खुश होकर उसने मुझे अपने साथ लगा लिया और बोली, तुमने मेरी निशानी अभी तक अपने पास रखी है रघु। फिर उसकी आंखें उदास होकर एक तरफ जम गईं। रघु, मुझे अपना पहला सांप बेटा बहुत याद आता है, जिसको इस दुनिया वालों ने पांव से कुचल डाला। उसके हलक से संस्कार की आवाज़ निकली और बोली, मैं अपने बेटे का इंतकाम मरते दम तक लेती रहूंगी। मैं सिद्धा रंगनी से रुखसत होकर तराई के जंगल में नदी की तरफ चलने लगा। यह नदी आगे चानवड़ गांव के करीब से खम खाकर गुजरती थी। मैं चाहता था कि चानवड़ गांव वालों की मदद से अपनी कमांड पोस्ट पर पहुंचूं, ताकि कैप्टन सिंह और दूसरे फौजियों को शक न हो कि नौरीन के अगवा में मेरा भी हाथ हो सकता है। चानवड़ गांव वहां से ज़्यादा दूर नहीं था। मैं सूरज निकलते ही उस गांव में पहुंच गया। यह एक अच्छा खासा गांव था। मैं पूछता हुआ पटेल के घर पहुंच गया। उसे बताया कि मैं रखेलपुर की फौजी पोस्ट के कैप्टन सिंह का उर्दली हूँ। जंगल में शिकार खेलने निकला था, रास्ता भूल गया हूँ। मुझे वहाँ पहुँचा दो तो तुम्हें इनाम दिलाऊंगा। पटेल खुद भी किसी फौजी अफसर को खुश करना चाहता था, और मुझे जल्दी ही मालूम हो गया कि वहाँ से रखेलपुर वाली फौजी पोस्ट 10 किलोमीटर के फासले पर है। उसने मुझे रोटी और चाय दिया, फिर थोड़ी देर बिठाकर एक आदमी साथ कर दिया। मैं 10 साढ़े 10 बजे अपने कमांड पोस्ट पर पहुंच गया। कैप्टन सिंह अपने ऑफिस के बाहर टहल रहा था। उसके अंदाज में बेचैनी थी। ये बेचैनी क्यों थी, मैं इसे बेहतर तौर पर समझ सकता था जब मैंने उसे सैल्यूट मारकर बताया कि मैं किस तरह 2 रोज तक जंगल में रास्ता भूलकर भटकता फिरता रहा। और चानवड़ के पटेल ने अपने आदमियों को साथ किया तो यहाँ पहुँचा तो उसने मुझे धक्का देकर पीछे गिरा दिया और गुस्से में गर्जा, बग बग बंद करो, मैं पहले ही परेशान हूँ, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि उसे मुझ पर ज़रा सा भी शक नहीं हुआ था। मैं हाथ बांध कर सलाम करता हुआ लंगर खाने की तरफ चला गया। पटेल का आदमी घोड़ी लेकर चला गया। मैंने नल पर मुँह हाथ धोया और लंगर खाने में जाकर लंगरी से कहा, क्या हुआ ठाकुर, आज कैप्टन साहब का मिजाज क्यों गर्म है? लांगरी बोला, अरे जंगली, तुमको नहीं मालूम, उधर कैंप नंबर 2 के सारे जवान मर गया और कोई कैदी भाग गया है। लो पूरी खाओ। तो मैं उससे क्या? मैं लकड़ी के बेंच पर चाय का कटोरा सामने रखकर केले के पत्ते पर रखी पूरियां खाने लगा। मेरी आंखें बड़ी होशियारी से इर्द गिर्द के माहौल का जायजा ले रही थीं। फौजी जवान इधर से उधर तेज तेज चलते नजर आ रहे थे। हर कोई घबराहट में था। एक जीप तेजी से पोस्ट से बाहर को दौड़ी। मैं ये ठो लगाना चाहता था कि डॉक्टर अफरीदी अभी तक कले के नीचे ही है, कि उसे किसी दूसरी जगह भेज दिया गया है। इतने में वो संतरी आ गया।
जिसने मुझे तहखाने की ड्यूटी बदलवाने के लिए कैप्टन साहब से सिफारिश करने को कहा था। यह शख्स मुझे असल बात बता सकता था। मैंने उसे चाय पीने की दावत दी तो वो बोला, अरे अहमद तू कहाँ चला गया था? मैंने कहा, ठाकुर क्या बताऊँ, सुबह सुबह जंगल की तरफ गया कि 2-4 तीतर मार कर लूँगा। ऐसा रास्ता भूला कि अगर चानवड़ के पटेल का आदमी मेरी मदद को ना पहुँचता तो आदमखोर शेर मुझे हड़प कर गया था। वो भी चाय का मग लेकर मेरे पास ही आकर बैठ गया। मैंने जानबूझकर मौजू को छेड़ दिया और कहा, कैप्टन साहब का मिजाज अभी गर्म है, कल उनसे तुम्हारी सिफारिश करूँगा। संतरी ने तशवीश की नज़रों से मेरी तरफ देखा और कहा, क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं चला कि कैंप नंबर 2 के जवान सांप के डसने से मर गए हैं? एक को गोली भी लगी है। अरे वहाँ से कैदी मैम को दुश्मन के आदमियों ने अगवा कर लिया है और भाई अब नीचे तहखाने में कोई नहीं है। ड्यूटी का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने अनजान बनते हुए पूछा, क्या वो बूढ़ा कैदी वहाँ नहीं है? अरे उसे तो अभी 1 घंटा पहले हेडक्वार्टर गार्ड आकर ले गई है। अच्छा हुआ यार हमारी जान छूटी। तहखाने के सेलन में ड्यूटी देते देते मेरी टांगों में दर्द रहने लगा था। मुझे इस रद्द अमल की तवक्को थी। नौरीन के फरार के बाद डॉक्टर अफरीदी का वहाँ से निकाल लिया जाना एक कुदरती बात थी। सवाल यह था कि अगर उसे हेडक्वार्टर गार्ड अपने साथ ले गई है तो क्या उसे हेडक्वार्टर के लकब में रखा जाएगा? हेडक्वार्टर अहमदाबाद के मज़ाफ़ात में था। बहरहाल अब मेरा भी यहाँ से फरार होने का वक्त आ गया था। मैंने तैयारी शुरू कर दिया। दूसरे ही रोज़ कैप्टन सिंह को वहाँ से बदल दिया गया और उसकी जगह एक बंगाली कैप्टन मिस्टर गुप्ता आ गया। फॉलो वर्दी में वो अपनी जीप से बाहर निकला। सुनहरी फ्रेम वाली ऐनक के पीछे से उसकी आंखें मुर्दा नजर आ रही थीं। उन आंखों में मुझे इंतहा दर्जे की संग दिली छुपी हुई दिखाई दी। उसने एक गहरी नज़र से इर्द गिर्द का जायजा लिया। जवान अटेंशन खड़े थे। मैं भी एक तरफ हाथ बांधे खड़ा था। वो आहिस्ता से अपने सर को हिलाता कमांड ऑफिस में दाखिल हो गया। मेरा टारगेट अब सौराष्ट्री में दरियाई घारंग के पार अमरेली कांचों का ढाबा था, जिससे आगे नरोला की वादी में पिछम की जानिब पहाड़ी के दामन में सीधा रंगने डाकू की कमीनगाह थी और जहां मेरे मिशन की एक अहम तरीन शख्सियत नौरीन बाहिफाजत मौजूद थी। मैं दोपहर के खाने तक ऑफिस के इर्द गिर्द मुख्तलिफ कामों में मसरूफ़ रहा। मैंने अब यहाँ से बहुत जल्द निकल जाने का प्रोग्राम बना लिया था, क्योंकि यहाँ मेरे लिए ख़तरा ही ख़तरा था। नया कप्तान आया था जो किसी भी वक्त मुझे बुलाकर पूछ-गुछ कर सकता था, क्योंकि मैं इन सारे फौजियों में गैर फौजी और बाहर का आदमी था। यहाँ से निकलने से पहले अमरेली के बारे में मालूमात हासिल करना ज़रूरी था, क्योंकि मैंने अमरेली का नाम तो बहुत सुन रखा था, मगर मैं उस तरफ कभी गया नहीं था। दोपहर का खाना खाने में लंगर में गया तो वहाँ फिर अपने तहखाने वाले संतरी से मुलाकात हो गई। न जाने क्यों मैंने उसके सामने अमरेली का नाम लेना मुनासिब ना समझा। यह मेरी एक कमांडो जासूस की दूरंदेशी थी, जिसने मुझे ऐन वक्त पर रोक दिया था, क्योंकि अगर मैं यहाँ से रफू चक्कर हो जाता हूँ और कैप्टन गुप्ता को किसी तरह इल्म हो जाता है कि पाकिस्तानी लड़की नौरीन के फरार और इंडियन फौजियों की हलाकत की साजिश में मेरा हाथ भी है, तो संतरी उसे बता देगा कि मैं उसे अमरेली के बारे में पूछ रहा था। और जाहिर है फिर फौज के लिए वहाँ मिनटों में पहुँच जाना कोई मुश्किल बात नहीं थी। मैंने ये काम लाखन डागिए से लेने का फैसला किया। चुनाचे अपनी ड्यूटी ख़त्म करने के बाद मैंने साइकिल पकड़ी और रखेलपुर कस्बे की तरफ चल पड़ा। लाखन अपने मकान के सहन में चारपाई पर बैठा रोटी खा रहा था। मुझे देखकर बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा, आज तुमसे मिलने को बहुत जी चाह रहा था बाबू। लाखन बोला, आओ बैठो रोटी खाओ। और रोटी हमने मिलकर खाई। इसके बाद बीड़ियाँ सुलगा कर बैठ कर बातें करने लगे। बातों बातों में मैंने उसे अमरावती के शहर का जिक्र किया कि वहाँ मेरे एक रिश्ते में खालू का पता चला है। जी चाहता है कभी उधर का चक्कर भी लगाऊं। लाखन बोला, अरे तो छुट्टी लेकर चले क्यों नहीं जाते? अपने रिश्तेदारों से मिलते रहना चाहिए। रिश्तेदार आखिर अपने होते हैं। मैंने कहा, दादा ये अमरावती यहाँ से कितनी दूर होगा? वो बोला, तुम्हें अहमदाबाद से ट्रेन पकड़नी पड़ेगी। तुम ढांडे के रेलवे स्टेशन पर उतर जाना, वहाँ से तुम्हें बस मिल जाएगी। आगे बोलारिया का कस्बा आता है। यहाँ से एक रास्ता तो अमरेली को जाता है और दूसरा अमरावती को। सुबह को चलोगे तो शाम को वहाँ पहुँच जाओगे। मैंने सारा नक्शा जहन में बिठा लिया। वो बोला, अमरावती शहर जितना कस्बा हो गया है, रेलवे लाइन बन रही है उधर, अगले साल तैयार हो जाएगी। रेलवे स्टेशन भी बन रहा है, फिर रास्ता छोटा हो जाएगा, ढांड से सीधी रेल जाया करेगी। मैंने उड़ते हुए कहा, अच्छा दादा अब मैं चलता हूँ।
शाम हो रही है। फिरोज भाई के बारे में उसने सिर्फ इतना बताया कि वो अभी तक पुलिस वालों की हिरासत में है। मैं चुपके से इजाज़त लेकर वहाँ से साइकिल पर सवार होकर निकल आया। शाम का अंधेरा फैलने से पहले पहले मैं वापस कमांड पोस्ट पर पहुंच गया। मैंने झोंपड़े में जाकर रुपयों का जायजा लिया। मेरे पास 500 रुपये थे। यह रुपये मेरे सफ़र के अखराजात से बहुत ज़्यादा थे। मेरा प्रोग्राम यह था कि मैं सुबह मुँह अंधेरे यहाँ से चल दूँगा। रखेलपुर से बस पकड़ूँगा जो मुझे अहमदाबाद पहुँचा देगी, और फिर अहमदाबाद में मैं अपने मैकेनिक एजेंट से मिले बगैर ढांड की तरफ निकल जाऊँगा। अपने एजेंट से मिलकर वक्त ज़ाय करने की ज़रूरत नहीं थी। आखिर मुझे नूरीन को लेकर वापस उसी के पास ही आना था। मेरे मंसूबे में यह भी शामिल था कि कैप्टन गुप्ता से यह कहकर एक दिन की छुट्टी ले लूँगा कि रखेलपुर अपने एक बीमार दोस्त की आदत के लिए जा रहा हूँ, ताकि मेरे अचानक गायब हो जाने से उसे शक न पड़े। रात का खाना खाने में लंगर में आ गया। कुछ नए चेहरे नजर आ रहे थे। मालूम हुआ कि थोड़ी देर पहले अहमदाबाद से कुछ नए फौजी आए हैं जिनका ताल्लुक इंटेलिजेंस से है। मैं मोहतात हो गया। मेरा संतरी दोस्त और हवालदार किशन लाल भी मेरे करीबी बेंच पर बैठे भोजन वगैरह कर रहे थे, मगर मैंने उनसे कोई बात न की। मेरा तय खाने वाला संतरी दोस्त अपनी बाल्टी उठाकर मेरे पास आकर बैठ गया। दादा, क्या सोच रहे हो? आज किसी से बात ही नहीं करते? मैंने हंसकर कहा, ऐसी बात नहीं है दादा। असल बात यह है कि कस्बे में मेरा एक बड़ा प्यारा दोस्त बीमार है। उसके बारे में परेशान हूँ। सोचता हूँ कल कप्तान साहब से छुट्टी लेकर उसकी खबर ले आऊँ। क्यों नहीं चले जाना? संतरी ने बेनियाजी से कहा। लंगर से उठकर मैं कैप्टन गुप्ता के क्वार्टर की तरफ चला कि सुबह की छुट्टी के लिए कहूँ। फिर सोचा कि एक दरख्वास्त लिखकर तय खाने वाले संतरी को दे देता हूँ। मैं नए कैप्टन के सामने नहीं जाना चाहता था। मैंने कापी का वर्क फाड़कर उस पर गुजराती ज़बान में छुट्टी की दरख्वास्त लिखनी शुरू कर दिया। मैंने अभी 2-3 सत्रह ही लिखी थी। एक फौजी लंबे लंबे डग भरता दरवाजे पर आकर रुक गया और करख्त आवाज में बोला, चलो, तुम्हें कैप्टन साहब ने बुलाया है। एक बार तो मेरा दिल डूब सा गया। मुझे कैप्टन गुप्ता की सर्द ठंडी बेदर्द आंखें याद आ गईं। मैं भाग नहीं सकता था। कापी बंद करके उठा और संतरी के साथ कैप्टन गुप्ता के क्वार्टर की तरफ चल पड़ा। कैप्टन गुप्ता अपने कमरे में सोफे पर स्लीपिंग गाउन पहने बैठा था। उसके दोनों हाथ जेबों में थे। हवालदार मुझे लेकर कमरे में आया तो कैप्टन गुप्ता ने उसे इशारे से बाहर जाने को कहा। हवालदार सैल्यूट करके चला गया। इस बंगाली कैप्टन के चेहरे पर कुछ ऐसे मशकूक किस्म के तासुरात थे कि मेरा माथा ठनका के दाल में कुछ काला है। बहरहाल मैंने अपने चेहरे से कुछ जहर न होने दिया और सलाम करके अदब से एक तरफ खड़ा हो गया। कैप्टन गुप्ता ने एक पल के लिए अपनी छोटी छोटी सर्द आंखें मेरे चेहरे पर गाड़ दी। उसकी निगाहों की बेजान ठंडक मुझे अपने जिस्म के रगों पे में उतरती हुई महसूस हुई। तो मैंने मस्कीन सूरत बनाकर कहा, सर, आपने मुझे याद किया है। बंगाली कैप्टन बदस्तूर मुझे घूरता रहा। फिर उसने मुझे सोफे पर बैठने का इशारा किया और मैं एक अदना मुलाजिम की तरह सोफे के कोने पर सिमट कर बैठ गया। कैप्टन गुप्ता हिंदी में बोला, तुम गुजराती मुसलमान हो? मैंने कहा, जी हाँ साहब जी, सूरत में पैदा हुआ था। मेरे माँ बाप बचपन में ही मर गए थे और मैं। कैप्टन गुप्ता ने मेरी बात काट दिया। तुम शहर को छोड़कर इस कस्बे रखेलपुर में नौकरी की तलाश में क्यों आए थे? मैं बेहद मोहतात हो गया क्योंकि इस बंगाली कैप्टन को मुझ पर कुछ शक पड़ चुका था। मैंने अजाना लहजे में कहा, साहब जी, शहर में कोई काम ना मिला तो इधर आ गया कि कस्बे में कोई छोटा मोटा काम मिल गया तो रूखी सूखी खाकर गुजारा हो जाएगा। कैप्टन गुप्ता के दोनों हाथ स्लीपिंग गाउन की जेबों में थे और वो अपने दाएं हाथ को जेब के अंदर घुमा रहा था। मेरी आंखों में आंखें डालकर कहने लगा, तुम डाक खाने में पेकर थे, फिर यहाँ पूना रेजिमेंट की कमांड पोस्ट में क्या सोच कर रहे थे? यह बड़ा खतरनाक सवाल था, लेकिन मैं भी सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए जहनी तौर पर पूरी तरह तैयार हो चुका था। मैंने हाथ बांध कर कहा, साहब जी, पहले वाले कप्तान सिंह साहब को मैंने सिपलाई डिपो की चोरी पकड़वाई थी। उन्होंने खुश होकर मुझे अपना खास सवेलियन उर्दली बना लिया। अब आपकी खिदमत पर लगा हूँ। कैप्टन गुप्ता ने अपना दायां हाथ जेब में से निकाला तो मुझे उसके हाथ में एक छोटा सा पिस्तौल चमकता नजर आया। तुम जेरे हिरासत हो। वो सोफे पर से उठ खड़ा हुआ। उसने चिल्लाकर हवालदार को आवाज़ दी। हवालदार ठकाठक फौजी बोर्ड बजाता अंदर घुस आया। कैप्टन गुप्ता ने उसे हुक्म दिया, इसे क्वार्टर गार्ड में ले जाकर बंद कर दो। ये दुश्मन का जासूस है। एक बार तो मेरे पांव तले की ज़मीन हिल गई।
پھر میں نے اپنے حواس مجتمع کیا اور ہاتھ بند کر کہا، صاحب جی میں جاسوس کہاں ہوں؟ جی میں تو بھارتی سینا کا سیوک ہوں جی۔ کیپٹن گپتا نے آگے بڑھ کر بائیں ہاتھ سے میرے منہ پر الٹا تماچا مارا اور غرا کر بولا، یہ تمہیں بہت جلد بتا دیا جائے گا کہ تم کون ہو، جاؤ لے جاؤ اسے حوالدار۔ ایک بار تو میرا خون کھول اٹھا، مگر معاملہ اس قدر نازک صورتحال اختیار کر چکا تھا کہ میرے پاس سوائے صبر کرنے کے اور کوئی چارہ نہ تھا۔ حوالدار نے اپنی ریفل کی نالی میری گردن سے لگا دیا اور رعبدار آواز میں حکم دیا، آگے چلو۔